नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुकाबला में हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर जो है, उसकी बॉडी गाजीपुर उसके पैतृक गांव जो है वो इस वक्त ले जाई जा रही है। उसकी खबर आप इंडिया टीवी पर देख रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में एक अजीब सा पहलू आप देख रहे होंगे, आज सुबह से वो भी आया सामने। मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। मुख्तार अंसारी को जेल में दिल का दौरा पड़ा। उसको जेल के अंदर, जेल में जो अस्पताल होता है वहां पर उपचार देने की कोशिश की गई। फिर वहां से उसको जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल में जब उसको पहुंचाया गया, जब वो पहुंचा तो वो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन हर स्तर पर इसमें जीवन बचाने की कोशिश हुई, ये कम से कम बताया गया है। लेकिन आप देख रहे होंगे सुबह से एक के बाद एक बड़े बड़े नेता सवाल उठा रहे हैं कि ये मौत जो है ये संदिग्ध है। किन हालात में मुख्तार अंसारी की मौत हुई? मैं जैसे आपको अखिलेश यादव का बयान वो पढ़ करके सुनाता हूं। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, एक्स पर। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यह यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। सवाल एक है, जेल में दिल का दौरा, अस्पताल में मौत, इसमें सरकारी अराजकता कहां आई? कानून व्यवस्था कहां खड़ी होकर के कहा गई? इसमें एक नेचुरल डेथ पर इस किस्म के सवाल क्यों? तो कोई वजह होगी इसके पीछे। तो वजह कहीं यह तो नहीं कि मुख्तार अंसारी एक राजनीतिक परिवार से है। वजह कहीं यह तो नहीं कि मुख्तार अंसारी मुसलमान है। और यह बात मैं कह रहा हूं, आप कहेंगे ऐसे इसको हिंदू मुसलमान का रंग नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं आपको भी बयान सुनाऊंगा, नेता ही इसको यह रंग दे रहे हैं। मायावती जी का बयान आपको सुनाता हूं मैं। मायावती जी ने भी मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं उठाई गई वो गंभीर आरोप हैं। उनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि मौत के सही तथ्य सामने आ सके। हमारा कहना केवल इतना है, कोई मौत हुई है और खासकर अगर जेल में किसी की मौत होती है उसकी वैसे भी जांच होती है। और योगी सरकार ने इसके न्यायिक जांच के आदेश दे भी दिए हैं। लेकिन ये प्रयास क्यों हो रहा है बार बार कि मुख्तार अंसारी किन परिस्थितियों में मरा, उसकी पूरी तफ्तीश हो, इसमें कहीं दाल में कुछ काला है? क्यों लोगों के मन में शक का बीज बोया जा रहा है? एक वर्ग है ना जो इससे प्रभावित होगा, उसको प्रभावित करने की कोशिश है। और चुनाव चल रहे हैं इसलिए यह कोशिश है। अब मैं आपको एक के बाद एक स्टेटमेंट सुनाऊंगा ऐसे। अब सुनिए आप जरा। अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के नेता, राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद, मनोज झा आरजेडी के राज्यसभा के सांसद, बसपा के श्याम यादव सांसद। इनके बयान सुनिए आप, एक लाइन से इनके बयान सुनिए। एक एक लकीर आप पर चलते हुए आपको सब लोग दिखाई देंगे। और उसके बाद मैं आपको आज ही योगी आदित्यनाथ का जो स्टेटमेंट आया है वो भी सुनाऊंगा। लेकिन पहले ये जरा जितने बयान जो मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें मुख्तार अंसारी की मौत पर शक पैदा किया जा रहा है, वो आप देखिए। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होते हैं, जिसको लगे उनको गोली से भून दिया जाते हैं और एक धब्बा लगाए जाते हैं। कोई क्रिमिनल होते हैं, कोई भागने की कोशिश किए वगैरह वगैरह बहाना बनाते हुए उत्तर प्रदेश में एक दहशत की महल पैदा होते हैं। हम सब जानते हैं, क्योंकि जेल खाना के अंदर जब पुलिस हिरासत में रहते हैं तब भी लोगों को गोली से भून दिया जाते हैं। ये हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में ये दहशतगर्द चलते आते हैं, आज भी ये चल रहे हैं। दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि एक कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाक़ई में हुई। तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? कि एक आदमी की तो मौत हो गई ना, इसमें पॉलिटिक्स करना क्या है? वो तो अपनी जान दे दिए, वो जान चलेगी उनकी। तो पॉलिटिक्स क्या हो रही? अब जाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसमें पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है, जस्टिस करना चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? रूल ऑफ लॉ से देश यूपी चलना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं चलना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में
सब में दफ़ा 44 लगा दी गई। फ्लैग मार्च हो रहा है पुलिस का, पीएसी का, सीआरपी का। अगर गवर्नमेंट के सामान्य मौत पे कभी जनता में आक्रोश होता है? कभी नहीं होता कि बीमार होकर कोई मर जाए। सरकार महसूस कर रही है या सरकार के अंदर डर है, चोर है, इसीलिए तो सारी तैयारी की जा रही है। सारे लोग जानते हैं कि इसके पीछे क्या साजिश है, किसी छिपा नहीं है। मुख्तार अंसारी की मौत से ऐसा लगता है कि सरकार कानूनी ढंग से नाकामयाब रहने पर मनमानी ढंग से एक खास वर्ग या मजहब के लोगों को, विरोधियों को मार रही है। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है। मौत और हत्या का फर्क मिट गया, बस इतना ही कहना। तेजस्वी यादव ने भी संवैधानिक संस्थानों को इसमें हस्तक्षेप करने की बात की और संज्ञान लेने की बात। देखिए, सीधी सी बात है, मैंने कहा ना, मेरे नेता से इतर नहीं कहा। मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए तो अराजकता होती है। पता नहीं क्या कहें। वोट बैंक, एक वोट की कीमत क्या होती है? एक वोट कर्फ्यू भी लगा देता है और एक वोट कावड़ यात्रा भी निकाल देता है। सही दिशा में जाएगा तो कावड़ यात्रा निकलती है और गलत हाथों में जाता है तो कर्फ्यू लगा देता है। एक वोट गलत हाथों में जाता है तो अराजकता फैलाती है, और अगर वही वोट सही दिशा में जाता है, सही पार्टी के पास जाता है तो आस्था का सम्मान करा देता है। तो आपने सारे बयान सुन लिए, एक के बाद एक 6 बयान मैंने आपको सुनाया। मैं मेहमानों का स्वागत करता हूं आज के कुरुक्षेत्र के हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले स्टूडियो में हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। प्रोफेसर, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आरजेडी से हमारे साथ कंचन यादव जी हैं। कंचन जी, आपका बहुत स्वागत है स्टूडियो में हमारे। और सूर्य कुमार शुक्ला जी, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा, आपने अभी ये पता नहीं इतने सारे बयान हमने चलाए, आपने सुने कि नहीं सुने? बहुत सारे नेताओं को, लगभग सारी पार्टियों के नेताओं को ये लग रहा है, हाँ मैंने जी, कि कुछ गड़बड़ हुई है, जांच कीजिए, कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है। किसी ने कह दिया कि मौत और हत्या का फर्क मिट गया, किसी ने कहा एक मजहब के लोगों को मारा जा रहा है, सामान्य मौत नहीं है। क्यों? दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है ना उसकी, क्यों इतना शक? जी भाई साहब, मैं सुन करके ये विचार मन में कर रहा हूं कि हमारे देश में, हमारे समाज में ये परंपरा भी है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सभी लोग संवेदना प्रकट करते हैं और करना भी चाहिए। ये तो अच्छी बात है। और ये सुखद बात है कि पार्टी वगैरह सब बात पीछे रह जाती है। मरने के बाद सामान्यतः हमारे समाज में ये भी परंपरा है, किसी की बुराई नहीं की जाती है। लेकिन एक बात आपसे बताऊं कि जुडिशियल कस्टडी में ये डेथ हुई है, यानी कि जेल जो है वो जुडिशियल कस्टडी मानी जाती है, कि मतलब जज साहब के आदेश से जेल में कोई व्यक्ति रह रहा था। तो ऐसी हालत में जब भी कोई मृत्यु होती है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे नेचुरल डेथ हो या कोई अन्य कारण से भी हो, एक्सीडेंटल हो, तो भी नियम है कि उसकी पूरी जांच, मजिस्ट्रेटी जांच होगी कि क्यों, कैसी, किन परिस्थिति में यह मृत्यु हुई है जी। तो वो तो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। अब बची दूसरी बात कि अगर किसी व्यक्ति के मन में यह शंका है कि इसमें कोई फाउल प्ले है या कोई गड़बड़ है, किसी ने मतलब उनको मार दिया है, अगर ऐसा लगता है तो इसके लिए एक प्रोविजन है कि डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाता है जी। तो ये नहीं, उसमें भी सवाल उठा दिया गया है सर। मुख्तार अंसारी के बेटे ने कहा है कि हमको यूपी में हुआ पोस्टमार्टम और यूपी के डॉक्टरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराया जाए। देखिए, परिवार के लोगों की ज्यादा सहानुभूति होना स्वाभाविक है, लेकिन जो भारत के दंड विधान में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और जो मेडिकल मैनुअल है उसके अनुसार ही शासन का काम चलता है। लेकिन अगर यह इस प्रकार की शंका किसी ने उठाई है
तो ये काम फिर होता है न्यायालय का, जिसके कस्टडी में कोई व्यक्ति, कोई मुलजिम जेल में है, बल्कि मुलजिम क्या बंदी कहें क्योंकि उनको सजा हो चुकी थी। तो ये न्यायालय का अधिकार है, काम है कि उनके आवेदन पर वो तय करें कि क्या बाहर से कोई डॉक्टर लाने की जरूरत है। अगर आदेश होता है तो वो भी जेल प्रशासन को, सरकार को करना होगा। जी ठीक है। अब तीसरी बात पर आता हूं कि जो लोग इतनी सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है कि मरने पर ऐसा करना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात बताऊं कि सब लोग ये जानते हैं कि मुख्तार अंसारी का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, 65 से ज्यादा मुकदमे रहे हैं। और ये भी सब लोग जानते हैं कि बहुत चर्चित केस, मतलब अब मुझे याद आता है कि मैं जब बनारस में तैनात था तो उस समय उसी समय के आगे पीछे की घटना थी। वहां वो पहुंचा तो मुझे बताया गया कि विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष नंदलाल रूंगटा, जी हाँ, रूंगटा साहब का अपहरण किया गया और अपहरण करके बोटी बोटी काट के संगम में, नदी में डाल दिया गया और सारे सबूत मिटा दिए गए और घर से दिन दहाड़े बुला के ले जाया गया था। उसमें मुख्तार अंसारी का नाम आया, मुकदमा चला, कार्रवाई हुई। और इतना ही नहीं, फिर आपने पूरे यूपी का मशहूर केस कृष्णानंद राय का सुना होगा कि गलती क्या थी, कृष्णानंद राय विधायकी जीत गए, जी हाँ, तो इसके कारण उनको भून दिया गया, काफिले में ले जाकर के गोलियों से भून दिया गया। वो भी केस आपने सुना होगा, उसमें मुख्तार का नाम आया। फिर वो भी केस आपने सुना होगा कि बीच हजरतगंज चौराहे पर लखनऊ में आर.के. तिवारी जेल सुपरिंटेंडेंट थे, पीसीएस अफसर थे जेल विभाग के, और उनको राजभवन से निकल रहे थे दिन दहाड़े, गुंडों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और उस हत्या के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो एक दो नहीं, इस प्रकार की पूरे प्रदेश को दहला देने वाली घटनाएं मुख्तार के साथ जुड़ी हुई थी। तो ऐसे अब आपको और कई लोगों को ये दर्द महसूस होता है कि मुख्तार की मृत्यु हो गई, मार दिया गया क्या। लेकिन जब इस प्रकार का लंबा इतिहास हो तो वो सारी घटनाएं भी याद आ जाती हैं कि भाई ये क्या व्यक्ति वही थे जिनके नाम के साथ इतनी, जिनके सजा हो चुकी थी, जिन्होंने, तब लगता है कि दूसरे की जान की कीमत कैसी होती है और जब अपने आदमी की जान जाती है या मौत होती है तो कैसा लगता है। वो कह रहे इसमें अपने पराया क्या है, कर्म का चक्र, एक क्रिमिनल, एक माफिया, बिल्कुल डॉन भी हम लोग कह देते हैं तो बड़ा ग्लोरीफाइड सा लगता है। डॉन, क्रिमिनल, माफिया, गुंडा, अपराधी, यही शब्द है उसके लिए और कोई शब्द नहीं है। सजा याफ्ता, क्यों भाई इतनी सहानुभूति? मैं चाहता हूं, अपने प्रोफेसर साहब से पूछना चाहता हूं। मैंने आपको भी अखिलेश जी का ट्वीट मैंने आपको बताया था ना, फिर पढ़ देता हूं मैं उनको। अखिलेश जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है हुकूमत जिंदगी की हिफाजत नहीं कर पा रहा। उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, कानून व्यवस्था का शून्य काल है। इसमें कहां से कानून व्यवस्था का शून्य काल दिख गया मुझे प्रोफेसर साहब? भारत की जो न्याय प्रक्रिया है उस न्याय प्रक्रिया से ऊपर ना सरकार है, ना इस देश का कोई नागरिक है। तो जो उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक की हिफाजत करना कानून का काम है, अगर हिफाजत नहीं कर पा रही इसका मतलब कानून फेल है। जो आप कह रहे शून्य काल कहां चला, मैं आपको बताता हूं। अमेठी की बेटी रेप पीड़िता, सुन लीजिए, रेप पीड़िता, मुख्तार पे बोलिए, सुन लीजिए, रेप पीड़िता और उसे एफआईआर लिखवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास के सामने आग लगाना पड़ा, आत्मदाह करना पड़ा। मुख्तार के लिए क्यों कहते हैं शून्यकाल? इसको कहते हैं मुख्तार के लिए क्यों? मुख्तार के लिए इसलिए जब मुख्तार के बेटे और उनके परिवार वालों ने कहा कि उनके साथ हो सकता है स्लो पॉइजन दे रही हो जेल प्रशासन, और अगर यह बात सही नहीं थी तो क्यों योगी सरकार ने जेल प्रशासन के 2 अधिकारियों को निलंबित किया? जेलर और डिप्टी जेलर को क्यों निलंबित किया? अगर इस बात में कोई तथ्य नहीं था, यह बात सही नहीं थी, तो क्यों निलंबित किया? अगर निलंबित किया इसका मतलब उन्होंने उनकी शिकायत को माना और यह बात सही भी है, इसलिए निलंबित किया। तो जब सरकार खुद मान रही है कि उनकी जो शिकायत थी वो सही पाई गई, उसके बदले में हमने 2 लोगों को, 2 डिप्टी जेलर को और जेल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया, तो क्या इस बात को सही ना माना जाए? उनके परिवार की जो
आशंकाएं हैं हिंदुस्तान के किसी ना किसी कोने में कहीं, और उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है, 20 करोड़ लोगों का राज्य है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो कहीं ना कहीं वारदातें होती रहती हैं। कोई गुंडा दूसरे गुंडे को मार डालता होगा, कहीं भी होता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। हर बार हर घटना के लिए तो नहीं बोलते अखिलेश जी। मुख्तार के लिए क्यों? मैं अमेठी के लिए बोल रहा हूं तो आप गुंडा था ना, गुंडा था ना। मैं अमेठी के लिए बोल रहा हूं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं उन्नाव की बेटी के लिए बोलूंगा, आप बोलने नहीं देंगे। मैं हाथरस की बेटी के लिए बोलूंगा तो आप बोलने नहीं देंगे। मैं बाराबंकी की बेटी के लिए बोलूंगा तो आप बोलने नहीं देंगे। यही उत्तर प्रदेश है जहां पे रेप पीड़िता अगर थाने में शिकायत करने जाती है तो थाना अध्यक्ष उसके साथ रेप कर देता है योगी सरकार में। तो इस पर भी हम बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप बताइए मुझे। भाई दिल का दौरा पड़ने से डेथ हुई, आप कह रहे हैं सरकार जान की हिफाजत नहीं कर पा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं, आपको पहले से पता चल गया? ये बात कैसे पता चल गई आपको बताइए? डॉक्टर ने बताया। लो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कोई चीज होती है, उससे पहले कैसे आपने बता दिया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने कैसे पता चल गया कि इसमें कहीं कोई साजिश है? बिल्कुल, मैंने कहा नहीं, शिकायत किया, शिकायत के बाद आपने सस्पेंड किया, इसका मतलब प्रशासन को पता चल गया कि हमने गलत किया था। आपने उस शिकायत को सच मान लिया? नहीं, सस्पेंड क्यों किया फिर सरकार ने? सरकार ने अगर सस्पेंड किया, हम सच मान रहे हैं। सरकार सस्पेंड नहीं करती तो हम नहीं मानते, अंडर ट्रायल होते तो नहीं मानते। ठीक है, जब सस्पेंड कर दिया इसका मतलब अपराधी सिद्ध हो गए। अच्छा ठीक है, मैं अब कंचन जी से पूछना चाहता हूं। मनोज झा जी कह रहे हैं मौत और हत्या का फर्क मिट गया है, इस प्रकरण पर बोल रहे हैं वो, क्यों? देखिए, हाँ, मैं उस पर जवाब देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने भी पूर्व आईपीएस बैठे हुए हैं, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया, गुंडा, माफिया, पता नहीं क्या 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 क्या। बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश में जिन पर 100 से भी ज्यादा केसेस हैं, उसमें ब्रजेश सिंह एक है। उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पार्टी से आते हैं, और किस पर्टिकुलर पार्टी से आते हैं उसके नाम लेने की जरूरत नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर कोई अपराधी है, कोई गुनाहगार है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम कह रहे हैं उसको बेशक सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन क्या कैपिटल पनिशमेंट जस्टिस है? मतलब किसी को अपराधी को लेकर जा रहे हो, गाड़ी पलट जाए, ये जस्टिस है? मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर मुख्तार अंसारी का भाई शक जाहिर किया कि जेल में उनको स्लो पॉइजनिंग या ऐसा कुछ दिया जा रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग भी आई हुई है, वो कह रहे कि मैं बार बार बेहोश हो जा रहा हूं, आप ही के चैनल का साथ है, मैंने सुना। क्या इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था योगी सरकार को, बीजेपी सरकार को? और उस प्रकरण के बाद अगर कुछ दिन बाद उनकी मौत हो जाती है तो इसमें शक की सुई है, और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए या ऐसे अधिकारियों से होनी चाहिए, और उसकी जांच दिल्ली में क्यों नहीं हो? सिर्फ घर परिवार नहीं, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी भी क्रिमिनल के साथ मैं सिंपैथी रखती हूँ। आप क्रिमिनल मानती है इसको? आप क्रिमिनल मानती है इसको? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं किसी आप इसको क्रिमिनल मानती है कि नहीं मानती है? मैं क्रिमिनल उन सबको मानती हूँ, लिस्ट मेरे पास है। मुख्तार अंसारी क्रिमिनल है? मुख्तार अंसारी क्रिमिनल था या नहीं था? सुनिए, सजा हुई थी, वो जेल में थे, ये कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रही हूँ। और इस बात को आप क्रिमिनल था ना? आपको मेरे ही मुंह से ऐसे क्यों सुना? क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि आप जब यहां तक पहुंच गए कि सीबीआई से जांच कराई जाए, तो सीबीआई से जांच कराने वाला कोई आप बहुत बड़ा आदमी मानती है उसको? मैं तो उसको माफिया मानता हूं, अपराधी मानता हूं। मैं आपको फिर बता दूं, बताया ना माफिया शब्द का आपने इस्तेमाल किया। शुक्ला साहब ने बताया ना कैसे कैसे हत्याएं हुई हैं। 15 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में, 50 से ज्यादा उनके ऊपर मुकदमे है, केस है, लेकिन क्या करे बीजेपी? मैं तो उन सबको क्रिमिनल बोलूंगा, कार्रवाई मैं उन सबको क्रिमिनल बोलूंगा, कार्रवाई हो, लेकिन सबको। लेकिन आप मुख्तार अंसारी को क्यों नहीं अपराधी बोल पा रही? नहीं, अपराधी मेरे मुंह से क्यों बोल रहा? जब कोर्ट ने दिक्कत क्या बोलने में? नहीं, जब कोर्ट ने बोल दिया तो हमें आपको दिक्कत क्या बोलने में? नहीं, आप यहाँ व्यक्तिगत हो रहे हैं। आपसे कोई पर्सनल नहीं है, कोई पर्सनल मतलब आप कोर्ट में भरोसा नहीं करते। अगर कोर्ट ने जिस चीज को साबित किया है हम उसके साथ स्टैंड लेते हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई अपराधी है तो हम भी मान लेते हैं उसको। हम कोर्ट को चैलेंज नहीं करते, हम कोर्ट को चैलेंज नहीं करते। अपराधी की हत्या का आप चाहती हैं कि उसकी हम कड़ी विरोध करते हैं कि किसी को गोली से उड़ा दिया जाए, किसी को सड़क पर कार पर लगा दिया जाए, किसी को स्लो पॉइजनिंग। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ गए हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आदिल हसन साहब भी जुड़ गए हमारे साथ AIM से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो मैं चाहूंगा हर्षवर्धन जी पहले उत्तर दे दें। 5-6 बयान मैंने लाइन से सुनाए थे हर्षवर्धन जी, अधीर रंजन चौधरी, रामगोपाल यादव, असदुद्दीन ओवैसी जी, मनोज झा जी, श्याम यादव जी, सबको शक है कि कुछ गड़बड़ हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। कोई तो ये कह रहा है कि हत्या का और मौत का फर्क ही मिट गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए सौरभ जी, ये सच है कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक हत्या और मौत का फर्क मिट गया था। और अभी DIG साहब एक घटनाक्रम बता रहे थे नंद किशोर रुंगटा का। अभी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं अजय राय, उनको भी आज आप बिठाते, वो अपने भाई की वो हत्या का घटनाक्रम बताते, और कैसे हत्या और मौत का फर्क मिट गया था वो पता चलता। मन्ना सिंह की भी हत्या और मौत का फर्क कैसे मिट गया था वो पता चलता।
कृष्णानंद राय की भी हत्या और मौत का फर्क कैसे मिट गया था पता चलता। मऊ गाजीपुर में कोई भी व्यक्ति पिछले 3 दशक में उस परिवार के आतंक के आगे कैसे रह रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे उसका जीवन है वो पता चल जाता। कैसे दंगों के दौरान जानते हैं, झूठ मत परोसिए, आपसे यही उम्मीद थी कि आप झूठ परोसेंगे। नहीं, झूठ परोस रहे हैं, वही से हैं। को एक एक करके बात करते हैं, मत टोकिए नहीं, कुछ भी बीच में बोलना। मैं बीच में बोल रहा था क्या आपके? एक एक करके बात करते जिंदगी में बीच में बोलते हैं, आपसे बड़ा कौन है बीच में? अरे आदिल जी, आप तो भी बोले ही नहीं, तो आपके बीच में कौन बोलेगा? सुन लीजिए जरा। अच्छा देखिए, अच्छा एक सेकेंड, एक ग्राउंड रूल हम लोग बना लेते हैं। हम एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलेंगे, एक दूसरे के ऊपर जो बोलेगा हम उसका माइक डाउन कर देंगे, और वो कोई भी हो हम माइक डाउन कर देंगे। अगर कोई दूसरे के आपके हाथ में इख्तियार है, आप माइक डाउन। आप यही क्यों मान के चल रहे हैं कि आप ही बीच में बोलेंगे? अगर हर्षवर्धन जी आपके बीच में बोलेंगे, मैं इनका भी माइक डाउन कर दूंगा। हर्षवर्धन जी के डीएनए में बीच में बोलना है भाई। अगर ये बीच में बोलेंगे, मैंने कहा मैं कह रहा हूं ये बीच में बोलेंगे, मैं इनका माइक डाउन करूंगा, और आप बोलेंगे तो आपका ही माइक डाउन करूंगा। अब आप बोलिए हर्षवर्धन जी, अब अपनी बात आप बोलिए। अब आदिल जी सुनिए, बोलिए हर्षवर्धन जी। देखिए सौरभ जी, पहली बात तो ये कि कुछ लोग जिनके साथ मैं 2-4 शो में जुड़ा हूंगा वो बता रहे हैं 100 शो। आपके साथ तो मैं रोज ही करता हूं, मेरी तो ये आदत नहीं है कि मैं किसी के बीच में बोलूं, लेकिन फिर भी अब देखिए, अब चलिए, अब जो बीच में बोले पीसीआर अपने आप डाउन कर दीजिएगा। बोलिए, केवल जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी आवाज आए। हर्षवर्धन जी आप बोलिए केवल। चलिए मैं अब बोलता हूं। देखिए मुश्किल कहां खड़ी है? मुश्किल ये है कि एक अपराधी दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है, उस अपराधी के बारे में कोई भी, मतलब हम आप तो बहुत, जितने लोग टीवी पर इस वक्त बैठे हैं वो तो ज्यादा जानकार होते हैं, उनको तो थोड़ा तो जानकारी रखनी पड़ती है। फिर जो नेता है, जो मुख्यमंत्री रहे, जो मंत्री रहे, जो विधायक रहे, जो सांसद रहे, उनको तो सब पता है। अधीर रंजन चौधरी जी का हम अनभिज्ञता को माफ कर सकते हैं, वो पश्चिम बंगाल में बैठे हैं, वहां दिन रात वही सब होता रहता है, तो इसलिए चलो ठीक है, वो उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम को नहीं जानते हैं। लेकिन अखिलेश यादव नहीं जानते हैं। अखिलेश यादव ने जब पार्टी, समाजवादी पार्टी में आपसी मतभेद हुआ तो शिवपाल यादव मुख्तार को बचा रहे हैं, ये अखिलेश यादव कहते थे। अखिलेश यादव ने मुख्तार और अतीक को मंच पर चढ़ने नहीं दिया। कौन कह रहा था? हम में से कोई जाकर कह रहा था क्या? हम में से कोई जाकर नहीं कह रहा। और अखिलेश यादव ने कहा था कि हम गुंडों बदमाशों को नहीं आने देंगे। बिल्कुल सही। मुख्तार अंसारी को बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन सब ने समय समय पर प्रश्रय दिया। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अलग अलग मामलों की बात करके किसी एक मामले को डाइल्यूट करते हैं। जो आतंक का पर्याय था, अपराधी है और दोषी है, अब आरोपी भी नहीं है, अब दोषी है। उस दोषी के साथ खड़े होकर आप किसको संदेश देना चाहते हैं? कौन सी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है जो अपराधी के साथ खड़े होकर आपको बड़ा बनाती है? और इस चुनावी समय में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो क्या वजह बन जाती है कि ये सारे राजनीतिक दल जैसे कोई मुर्दनी छा गई हो? अरे भाई आप कहिए ना, आप जाइए, बिल्कुल जाइए मुख्तार अंसारी के यहाँ और वहां शोक सभा में शामिल होइए सौरभ जी। लेकिन आप पूरे प्रदेश के लोगों को इस तरह का संदेश देते हैं, एक संवेदनशील माहौल बन जाए, धारा 144 लगानी पड़े, ये शर्मनाक राजनीति है, इसका अच्छा परिणाम नहीं निकलता। नहीं, ये तो वाकई शर्मनाक बात है कि एक क्रिमिनल के मारे जाने के बाद प्रदेश के अंदर धारा 144 लगानी पड़ रही है। सेंसिटिव जोन घोषित कर दिए गए हैं, पीएसी वहां पर जो है फ्लैग मार्च कई इलाकों में करना जाने के बाद। आपने बोल दिया अभी मारे जाने के बाद। मैडम मारे जाने के बाद मतलब मर जाने के बाद? बोले कि मर जाने के बाद, आपने बोला मारे जाने के बाद। इसका मतलब है कि आपको पता है कि साजिश है इसमें। यहाँ पर एंकर जी बोल रहे हैं मारे जाने के बाद, गौर कीजिएगा, एंकर जी बोल रहे हैं मारे जाने के बाद, इसका मतलब भी आपको पता है कि इसमें साजिश है। कंचन जी आपने अपना पॉइंट स्कोर कर लिया, तो मैं बोल लूं अब? हमने जो कहना था ताली बजा देता हूं आपके लिए, बहुत अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा, बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। आपके लिए ताली बजाती हूं, आपने सच बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अब आप आदिल जी, अब आप बोलिए। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ गन नहीं होना चाहिए। कौन सी गन चल गई भाई बांदा जेल में? सुनिए, आपके माध्यम से बोलना, तुमसे पहले जो शख्स इस तख्त पे नशी था उसको भी खुदा होने का इतना ही जरूर था। हैदराबाद, सिकंदराबाद में भी इनकाउंटर हुआ था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस वक्त भी कहा था, पूरा देश ताली बजा रहा था, उस वक्त भी बैरिस्टर साहब ने कहा था रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अभी हर्षवर्धन जी बहुत मीठी मीठी बात कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जब साबिर अली बीजेपी में ज्वाइन किए थे तो उनको अंडरवर्ल्ड डॉन से रिश्ता जोड़ दिया था। उसके बाद साबिर अली का बीजेपी से मेंबरशिप खत्म हो गया था।
तो हर्षवर्धन त्रिपाठी से पूछे कि साबिर अली और मुख्तार अब्बास नकवी का ज्वाइनिंग में क्या था, फिर तो साबिर अली को बीजेपी ले लिया, कल प्रफुल्ल पटेल को ईडी क्लीन चिट कर दिया, उसके बाद रेड्डी ब्रदर्स को ईडी ने क्लीन चिट दे देगा, अजीत पवार को दे देगा, नारायण राणे को दे देगा, जिसके हाथ में सत्ता है उसको मिलती है। और ये भारत के संवैधानिक अधिकार है कि मुझे अगर तशफ़ी नहीं आपसे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम एम्स में पोस्टमार्टम कराएंगे। हजारों ऐसी वाक्य हुआ है जो एम्स में पोस्टमार्टम हुआ है। उत्तर प्रदेश कोई भारत से अलग नहीं ना है। और अमित शाह जी को भी तड़ीपार किया गया था। हमें हरेन पांड्या का केस, अभी भी उसका लोग बोलता है कि हरेन पांड्या का केस में जस्टिस नहीं हुआ है, इशरत जहां में नहीं हुआ है, सोहराबुद्दीन में नहीं हुआ है। लोग का कहना है, लोग तो अपनी बात कहेंगे। तो अमित शाह जी को तड़ीपार क्यों किया गया था? अमित शाह जी को गुजरात में घुसने क्यों मना किया गया था? देश के सर्वोच्च अदालत ने किया था। तो उस पर कुछ बोल पाएंगे, उस पर कोई शो चला पाएगा? आज उनके हाथ में ताकत है, कुछ भी कर रहे हैं। याद रखिए, बरतानिया सरकार को भी ताकत, आज बरतानिया सरकार का नाम लेने वाला। अरे भाई, एक बार ये तो बता दीजिए, मुख्तार अंसारी के केस में कौन सी ताकत इस्तेमाल हुई? आप पता नहीं कहां कहां पहुंच गए। अमित शाह जी को तड़ीपार किया गया था तो उस वक्त कहां थे? मुख्तार अंसारी के केस पर बोलिए सर, शो मुख्तार अंसारी पर है। मुख्तार अंसारी के बाप दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की आजादी में। तो वो गोली चलाएगा, तो वो दंगा करेगा, तो वो मर्डर करेगा, तो वो फिरौती मांगेगा। मेरे क्या मतलब? ए अभी आदिल जी, नहीं एक सेकेंड। मुख्तार अंसारी के दादा, एक सेकेंड सर, मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, तो मुख्तार अंसारी लोगों का कत्ल करेगा क्या? कत्ल करेगा, किसी को खाने में कत्ल करेगा मुख्तार अंसारी। अरे किसी को खाने में जान दे दीजिएगा, प्रूव हो गया है, प्रूव हो गया है, प्रूव हो गया है। उसके परिवार ने आरोप लगाया, परिवार ने आरोप लगाया, जांच हो रही है, न्यायिक जांच बैठाई गई है, न्यायिक जांच बैठाई गई है। 5 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया है, 5 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया है भाई। अब आप कह रहे हैं एम्स का डॉक्टर पोस्टमार्टम करे? क्यों करे भाई, क्यों करे? हाँ, कोर्ट कहेगा तो करेंगे। अगर परिवार की शिकायत के ऊपर, देखिए इस पूरे मामले में अगर किसी की, एक सेकंड सर, पूरे मामले में अगर किसी का ओपिनियन का कोई मतलब है या किसी की शिकायत का कोई मतलब है, तो वो मुख्तार अंसारी के परिवारजन है। उनको अगर आप भैया मेरी बात सुन लीजिए, अगर परिवार को लगता है कि नहीं भाई ये पोस्टमार्टम, हमको इस पर यकीन नहीं है, जो उन्होंने कही है बात, लेकिन वो इसके लिए कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से कहेंगे। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है ना कि भाई किसी ने कहा कि ये हमको फलाना डॉक्टर की शक्ल पसंद नहीं है, इससे हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, तो सरकार थोड़ी उससे कहेगी कि नहीं अच्छा, अच्छी शक्ल वाला लेके आओ। नहीं चलता है ना सर। सौरभ भाई सुनिए, देश ने देखा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट का जज अपने सिटिंग जज रिजाइन करता है, बीजेपी में ज्वाइन करता है। इंडियन एयरफोर्स का चीफ मार्शल जाकर रिजाइन करता है, जिस पर रेफेल पे शक था, वो जाकर बीजेपी ज्वाइन करता है। देश ने देखा कि चीफ जस्टिस जाकर बीजेपी ज्वाइन करके राज्यसभा किया है। आपके क्रेडेंशियल पर, बीजेपी के क्रेडेंशियल पर एक सवाल है, तो देश को सवाल करने का। अरे भाई, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर, आप तुलना उसकी एयरफोर्स चीफ से कर दे रहे हैं, आप उसकी तुलना न जाने हाई कोर्ट के जज से कर दे रहे हैं। आप पता नहीं क्यों इस प्रकरण पर नहीं बोल पा रहे हैं। आप कह रहे हैं जांच कराइए, इसकी जांच हो रही है, आप कह रहे हैं पोस्टमार्टम, एम्स पोस्टमार्टम करेगा। मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं बार बार। परिवार चाहेगा और परिवार कोर्ट से कहेगा और कोर्ट कहेगा, तब ऐसा होगा। हर किसी केस में नहीं होगा। मैं अभी पूछ लेता हूं, हमारे साथ शुक्ला जी हैं सर, एक सेकंड। शुक्ला जी सर, शुक्ला जी के पास जा रहा हूं, आप ही का सवाल लेकर के जा रहा हूं। ये बार बार पोस्टमार्टम, हमको यकीन नहीं है। मैंने आपसे पूछा भी था सर कि एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाए, क्या किसके कहने पर हो सकता है? मैंने आपकी बात सुन ली आदिल जी, प्लीज अब आप जरा उनकी बात सुनिएगा। सीनियर मेहमान है, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर बैठे हैं, प्लीज बीच में मत बोलिएगा। जी सर, शुक्ला सर। मैंने आपको बताया भाई साहब कि ये जो डेथ हुई है, ये कोर्ट की जो जुडिशियल कस्टडी में आदमी हैं उसकी डेथ हुई है। ये जेल जो मानी जाती है, ये जज साहब के आदेश से, चूंकि मुलजिम और बंदी जेल में रहते हैं, तो उनके कस्टडी में डेथ हुई है। तो अगर इस पर किसी को यकीन नहीं है कि यहाँ का लोकल डॉक्टर ठीक से पोस्टमार्टम करेगा और बाहर से बुलाना चाहते हैं, तो तुरंत उनको संबंधित कोर्ट को एप्लीकेशन देना चाहिए और कोर्ट जैसा आदेश करेगा वैसा हो जाएगा। सही बात। कोर्ट किसी सरकार के भी अंडर में नहीं है और कोर्ट किसी पार्टी के अंडर में भी नहीं है, तो इसमें विवाद करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है।
अब दूसरी बात कि मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि हम लोगों ने जिंदगी में बहुत सारे इनकाउंटर के बाद मुलजिम के पक्ष में लोगों को इकट्ठा होते सुनते देखा था, बातें करते देखा था, लेकिन जिस तरह से लोग एक घटना को सोचिए, हमको तो यही आश्चर्यजनक और अफसोसजनक लग रहा है कि अगर वो दोष सिद्ध था, कई कई मामलों में मुलजिम था और वो कोर्ट से सजा पा चुका था, तो अगर उसका जो खबर आई है कि हार्ट अटैक हो गया तो इसमें डेथ हो जाती है, तो कौन सा ऐसा आसमान फट पड़ा। ये स्वाभाविक सी बात है कि हार्ट अटैक से डेथ हो गई, तो इसमें एक अपराधी की मृत्यु पर इतनी ज्यादा टीवी पर बहस होना ये स्वयं अफसोसजनक है। नहीं, मैं कह रहा हूं सर, बिल्कुल अफसोसजनक है, लेकिन क्या करें, मैंने तो आपको नाम पढ़ के सुनाए, ये इतने बड़े बड़े नेता हैं, हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये लोग जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो लोग सवाल उठा रहे हैं। हाँ, बड़ा नहीं, वो एक दौर था। ये बधाई दीजिए लोकतंत्र को, इस देश की जनता को, जिसने देश के सारे अपराधियों माफियों को धीरे धीरे राजनीति से बाहर कर दिया। नहीं तो हालत यह थी कि सीधा माफिया अपराधी चुनाव लड़ते थे और चुनाव जीतते थे, मंत्री बनते थे। ये समय आ गया था इस प्रदेश में, इस देश में जी। और अब तो कम से कम सन 1990 का दशक जब चला कि चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह गया था, सीधा बूथ कैप्चरिंग करते थे गुंडे माफिया, और बूथ कैप्चरिंग करके और बंदूकें लेकर डरा देते थे पब्लिक को। तो कम से कम अब धन्यवाद दीजिए सेशन जैसे चुनाव आयुक्त का कि उन्होंने कम से कम साफ सुथरी चुनाव व्यवस्था। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, कंचना जी कुछ बोलना चाह रही हैं, आपने जो कहा उस पर बोलना चाह रही है सर। मैं जरा ऐसे लोग जो अपराधियों के, जी इनको मौका दे रहा हूं मैं, बोले। अपराधियों के मरने पर आंसू बहाते हैं, तो स्वाभाविक है कि ये कौन लोग हैं आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। और ये क्या चाहते हैं कि देश में अपराधी माफियों का दबदबा रहे, ताकि कानून व्यवस्था दबी रहे, टूटी रहे, तो उनको भी कुछ पैसा कमाने का मौका मिले। अपराधियों की पक्ष सर, अब कंचना यादव बोल रही है, सुनेगा सर। कंचना जी बोलिए। राज्य के नीचे कोने में वो भी थोड़ा बोले, आप बोलिए, आप बोलिए सर प्लीज। सर, आप तो पूर्व आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, हमने टीवी सीरियल्स में ही, मूवी में देखा है कि एक आईपीएस ऑफिसर कैसे ऑपरेट करता है। अगर उसको शक होता है किसी बात पर तो उसको इन्वेस्टिगेट करता है, और जब परिवार के लोग खुद आरोप लगाए कि उनको पॉइजन दिया जा रहा है, तो सर आप अगर आईपीएस होते, जांच कर रहे होते, तो क्या ऐसे ही छोड़ देते? आप पर तो मुझे सवाल खड़ा करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी फिल्में देखी हैं हमें पता है किसी तरह से आईपीएस ऑफिसर ऑपरेट करते हैं। दूसरा, आपको बता दें, आप माफियाओं की बात कर रहे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर 28 केस में, इतना लिस्ट रखी हूं सर, 100 से ज्यादा केसेस हैं, और सब के सब भारतीय जनता पार्टी में। कोई मर्डर है ना, रेप, कोई केस नहीं बचा है जो उन पर नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए संरक्षित है। तो आप उनको माफिया नहीं कहोगे, गुंडा नहीं कहोगे, अपराधी नहीं कहोगे, लेकिन उसको कहोगे। और मुझे दुख भी है, कोई भी अपराधी भी हो, अगर उसको इस तरह से मौत हो जाती है तो लोग उसको जश्न के तौर पर मनाते हैं। अगर उसकी मौत जुडिशियल प्रोसेस से होती है तो हम कहते हैं उसको न्याय मिला, लेकिन इस पर जश्न मना रहे। इतना मानवता मर गई है क्या? मानवता, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मानवता, जुडिशियल प्रोसेस का इंतजार नहीं हद कर दी आपने। नहीं, जुडिशियल 500 गोली चला के, 500 गोली चला के जिस आदमी ने एक घेर करके एक आदमी को मारा, उसके मरने पर मानवता जाग रही है आज। इन्होंने बताया आपको, जिसने एक जेल सुपरिटेंडेंट को गोली मरवाई, उसके लिए आपके मन में मानवता जाग रही है। कमाल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं, कमाल कर दिया आपने। पॉइजन देकर मार दिया जाए, उसके लिए कोर्ट है, न्याय। अरे ये दलाल हैं, ये गैंगस्टर हैं, गैंगस्टरों के अपराधी, इनकी सजा होनी चाहिए, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपराधियों के पैरोकार, ये स्वयं में एक जुर्म होता है, दोष सिद्ध अपराधियों की पैरवी करना, उनकी मदद करना। अरे भाई, इन पर काहे मुकदमा कर रही हैं आप? डिबेट में बोल रहे हैं वो कोई कानून की किताब लिख रहे हैं। मुझे कह रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रही हूं, उन्होंने मुझ पर ये आरोप लगाया है। ये गलत लोगों को आपने बहस में बुला लिया है, ऐसे लोगों को सार्वजनिक मंच पर। अच्छा सर, चले, हम लोग डिबेट पे पर्सनल नहीं होते सर, सब मेहमान है हमारे, सब सम्मानित है हमारे लिए। लेकिन आपने जो बात कही, मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जाना चाहता हूं कि ये मुख्तार अंसारी मर गया तो उस पर लोग खुश क्यों हो रहे हैं? मानवता मर गई है क्या? जस्टिस से उसको एक सेकंड, हर्षवर्धन जी, या हाई कोर्ट या मानवता उकेरी गई है। नहीं सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि चिल्लाने से और उत्तेजित होने से कोई बात बनती नहीं है।
जो मुख्तार अंसारी है, इसको जेल में न्यायालय के जितने प्रोसीजर थे उसमें दोषी एक के बाद एक हो रहा था। इसको समझिए जरा। अभी वो अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या में भी दोषी पाया गया है। ये कोई ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ अपने 5 कालिदास मार्ग पे कोई जुडिशियल सिस्टम खड़ा करते हैं। ये बाकायदा न्यायालय में सामान्य ज्ञान तो होना चाहिए। और ये जो बांदा की जेल में है, ये भी न्यायालय के ही आदेश से आया है। रोपड़ की जेल में था तो मौज कर रहा था, वहां कानून काम नहीं कर रहा था। मैम प्लीज बीच में प्लीज बीच में नहीं बोलना चाहिए। कंचना जी, कितनी बार आपको समझाएं, आप उत्तेजित ज्यादा हो जाती हैं। उत्तेजित नहीं हो रही हूं, आप सरासर नहीं बोला मैं, बोलने आपके बीच में नहीं बोला ना मैं। बोलिए। जब रोपड़ जेल में था तो उसकी मौज होती थी, कानून नहीं काम करता था। और अभी जब बांदा जेल में है तो कानून काम कर रहा है। यहां भी उसका इतना था, इतना रसूख था कि डिप्टी जेलर और जो उसमें शामिल लोग थे वो उसके लिए रास्ता बना देते थे। ऐसा नहीं है। योगी राज में भी कुछ लोगों ने यह करने की कोशिश की, पुलिस में भी ढेर सारे लोग थे उसके, और उन सबको चिन्हित करके निलंबित किया गया, कार्रवाई की गई। न्यायालय के सामने गवाह तथ्य सब रखे गए, उन्हीं लोगों के जिनकी जान ले ली गई थी, जहां मानवता सचमुच कराह रही थी। और ये मुख्तार अंसारी हो या कुलदीप सेंगर, ये नाम अच्छा ले लिया। कुलदीप सेंगर जेल में हो, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये जानकारी के लिए होना चाहिए। अभी धनंजय सिंह जेल गया है, उसका नाम आप नहीं ले रही, उसका नाम आप लेने से बच जा रही। अभी जो मारा गया वो जीवा माहेश्वरी, वो मुसलमान नहीं था। अभी जो मारा गया वो जीवा माहेश्वरी, वो मुसलमान नहीं था। जब आप सिलेक्टिव, मैं फिर से कह रहा हूं, अपराधियों की जाति धर्म देखना बंद कीजिए किसी भी नेता से। और आप तो नौजवान नेता हैं, आप क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं? अरे हम नहीं देख रहे हैं, हम तो कर रहे हैं सीधा न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, तो जांच बैठा दी गई ना उसके लिए, सरकार ने जांच बैठाई है। हम गलत कर रहे हैं, वो बायस तो हो रहे हैं। हम तो कह रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया से उसको सजा मिलनी चाहिए थी। हम कौन सा कह रहे हैं कि उसको जहर देके मार दो, उसको गाली तो आप क्यों निष्कर्ष पे पहुंच गए कि जहर दे दिया? हम यही तो कह रहे हैं। आप अभी बोले हैं, क्या बोले? एक गुंडा मारा गया तो सब आप ही ने सिद्ध किया है। भाई इनको कोई अवार्ड है, कोई अवार्ड है हमारे यहाँ? कोई ट्रॉफी पड़ी तो लाओ, मैं मैडम को ट्रॉफी दूंगा। दे दीजिए, इंतजार कर रही हूं। आज इनको कोई ट्रॉफी दी जाएगी इस बात के लिए। किसी के मौत पे जश्न मत मनाइए। कोई जश्न नहीं मना रहा है, कोई जश्न नहीं मना रहा जश्न मत मनाइए। है, लेकिन मेरी मानवता भी नहीं जाग रही है कि एक माफिया मर गया। आपकी चेहरे की मुस्कुराहट जो जश्न दिख रहा है ना, वो नहीं तो मैं मातम में नहीं हूँ। क्या आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं मातम करूं? मैं मातम में नहीं हूँ, मैं मातम में नहीं हूँ, नहीं हूँ मातम में। आपको दर्द हो रहा होगा, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। आपको क्यों दर्द हो रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। किस बात के लिए आपको दर्द हो रहा है? एकदम न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए। हाँ हो, बिल्कुल न्याय प्रक्रिया का सम्मान हो। एक मिनट, अब जरा यहाँ प्रोफेसर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट सर, प्रोफेसर साहब के पास जा रहा हूँ, उनकी बारी है बोलने की। जी आप उन्हीं का आप बोलिए, उन्हीं से बोलवाइए सब कुछ। भारत की न्यायपालिका का जो जुडिशियल प्रोसेस है, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मुख्तार अंसारी को जुडिशियल प्रोसेस से फांसी की सजा हो जाती तो इस देश में कोई सवाल नहीं खड़ा करता। लेकिन अगर उन्होंने शिकायत करी, उस शिकायत को कंसीडर करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिप्टी जेलर और जेलर को सस्पेंड किया, इसका मतलब कंसीडर किया, वो गलत हो रहा था। तो अगर परिवार की आशंका है कि अगर पोस्टमार्टम में गड़बड़ी कर सकते हैं, सरकार सही है, जेल प्रशासन अगर सही है, तो क्यों नहीं बाहर के डॉक्टर को बुलवा के कर देता? ऐसी क्या दिक्कत थी? ऐसा क्या बाहर आ जाता? बार बार भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार है, जो शून्यकाल का जिक्र होता है, विकास दुबे की जो गाड़ी पलटी थी, वो विकास दुबे अकेला नहीं मरा था। विकास दुबे ने जिन नामों को बोलने का प्रयास किया था, वो भारतीय जनता पार्टी के सारे सफेद पोस्ट थे, उनको दबा करके भारतीय जनता पार्टी ने यह घटना कर दिया। अब आप सफेद पोस्टों को बचाने के लिए जुडिशियल प्रोसेस को वायलेट कर दो, ये दुनिया के किसी भी न्याय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, ना ही इससे लोकतंत्र कभी मजबूत होता है। वो चाहे आपका विकास दुबे हो, चाहे आपका मुख्तार अंसारी हो, चाहे इसके अलावा कोई और भी हो। खुशी दुबे का क्या कसूर था मुझे बता दीजिए, उसको उसमें लपेटा गया। तो हमने तो हर मुद्दे पर बात उठाने की कोशिश करी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नियत है वो सबके सामने है। अगर ऐसी नियत ना होती, आप बताइए एम्स के डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराने में क्या दिक्कत है, मुझे बता दीजिए। एम्स के डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराने में क्या दिक्कत है? अगर आपने जहर नहीं दिया है तो क्या दिक्कत है? कौन मना कर रहा है? कोर्ट कह देगा, हो जाएगा। अरे कोर्ट के कहने से होगा ना, कराइए ना। हम तो मांग कर रहे हैं ना, हम तो मांग कर रहे हैं। हाँ आदेश जी, मैं 1 मिनट में आऊंगा। जरा शुक्ला जी कुछ बोलना चाह रहे हैं इनकी बात पर, फिर मैं आ रहा हूँ। कोर्ट में लिख के दीजिए। शुक्ला जी बोलिए। जिंदगी भर तो सैल्यूट किए मायावती जी, मुलायम मैं कह रहा हूँ कि ये कोर्ट में लिख करके दे दें। आपके नेता नहीं है यूपी में, हम क्या करें? नहीं वोट मिलता आपको। जहाँ कहीं से डॉक्टर कहेंगे आ जाएगा,
वरना अभी तक अगर हार्ट अटैक हो गया तो अब ऐसा तो कोई कह नहीं सकता कि जुडिशियल कस्टडी में हार्ट अटैक नहीं होगा। ये तो कोई अभी तक बन नहीं पाया है नियम, ये तो प्रकृति के अधीन है और मनुष्य के शरीर के अधीन है। और फिर राजनीति को खींचना कोई जरूरत नहीं। अगर कोई किसी भी पार्टी में अपराधी है तो ये मांग करिए और पैरवी करिए, सजा कराइए, और ये कर्तव्य है जागरूक नागरिक का। और ये कि इस पार्टी का अपराधी होगा तो हम उस पर रोएंगे, इस पे होगा तो नहीं बोलेंगे, ये ठीक नहीं है। हर पार्टी के अपराधी अपराधी हैं, अपराधी के नाते सजा होती है। उसमें जाति धर्म पार्टी की बात उठाना ही नहीं है, उसमें अपराधी कह के उस पर कार्रवाई की मांग करिए। और जो कोई अपराधी की तरफदारी करे वो भी गैंग का तरफदार है, गैंग का हिस्सेदार है, मददगार है, उस पर भी कार्रवाई की मांग करिए। जी जी कि जो लोग कोई भी, चाहे मुख्तार गैंग है चाहे कोई दूसरा गैंग है, उन पे सब पे कार्रवाई की मांग करिए, खुला करिए। जी ठीक ठीक। आदिल जी बोलिए, आप बोलिए। मैं ये भी आपसे अनुरोध करता हूं कि जो आईपीएस ऑफिसर जो जब मुलायम सिंह जी को सैल्यूट करते थे, मायावती जी को, अखिलेश जी को, तो चमचागिरी में इतना, प्रतियोगिता में इतना आगे निकल जाते हैं, तो उनको भी मत बुलाया कीजिए। निष्पक्ष आईपीएस को बुलाया कीजिए, जो अपने वक्त पे कुछ नहीं बोल आपके लिए तो कुछ बोला नहीं इन्होंने, आप क्यों पर्सनल हो रहे हैं इन पर? सीनियर मेहमान है, आप क्यों पर्सनल रिमार्क कर रहे हैं? क्यों पर्सनल रिमार्क कर रहे हैं? जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए किसी भी हद तक आप क्यों पर्सनल रिमार्क कर रहे हैं? मैंने कहा सारे मेहमान एक बराबर है हमारे लिए, आप पर्सनल मत होइए। पुलिस ट्रेनिंग कराइए, आप बोलिए अपनी बात। भर्ती का ट्रेनिंग करवाइए ताकि आप शुक्ला जी पर बोलने आए हैं या मुख्तार अंसारी पर बोलने आए हैं? आप मुख्तार अंसारी पर बोलने आए हैं ना? इंसाफ की बात करें, मुख्तार अंसारी पर बोलिए। हमारा यही मांग है कि उनके परिवार को आशंका की एम्स के डॉक्टर से वो कराना होनी ही नहीं चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग अपराधी की सजा अपराधी बन जाए, उसकी बात होनी चाहिए। यूएनओ में ले जाएं क्या? आदिल जी ऐसा करते हैं, यूएनओ में चलते हैं। यूएनओ का, भारत का संविधान इतना मजबूत है, अपने न्यायिक प्रक्रिया पे भारत का संविधान इतना मजबूत है। भाई वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, अब सुप्रीम कोर्ट भी कह देगा नहीं भाई सब ठीक है, तो आपको एतबार नहीं हुआ, तो मैंने कहा अच्छा यूएनओ चलो फिर। सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे हाई कोर्ट जाए, उसको आज गृह मंत्री बने हुए, कल तरीपार किया गया था अमित शाह जी को, है जानकारी? हाँ बिल्कुल है, अमित शाह जी को तरीपार किया गया था। आज सत्ता है, देश के गृह मंत्री बने हुए हैं, उस पर क्या कहना है आपका? ये लाइन आपको कहाँ सुबह मिल गई थी? आप बार बार एक ही लाइन रिपीट कर रहे हैं, कहाँ पढ़ लिया था आपने? देश जाना है, उनको तरीपार किया गया था ना। हाँ हाँ, कोर्ट ने किया था ना तरीपार। सुप्रीम कोर्ट से जांच, सुप्रीम कोर्ट जांच करे। हर्षवर्धन जी, सुप्रीम कोर्ट जांच करे, ये मांग उठिए। नहीं, देखिए ये बिल्कुल हर नागरिक का अधिकार है, बिल्कुल जहां जाना हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर पहले ही संदेह जाहिर करना और इसको हिंदू मुस्लिम टच देने की कोशिश करना या किसी जाति विशेष, धर्म विशेष की, ये ठीक नहीं। दूसरा, जब आदिल बार बार कह रहे हैं कि अमित शाह को गृह मंत्री के तौर पर तड़ीपार किया गया, ठीक बात है, तड़ीपार किया गया। कम लोग जानते होंगे कि अमित शाह ने उसका जिक्र बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर है, लेकिन वो न्यायिक प्रक्रिया से उस पर छूट कर आए। और यह भी सच है कि जब उनको तड़ीपार किया गया तो अपने राज्य की किसी व्यवस्था में दखल नहीं दे रहे थे, दूसरी जगह जाकर मौज नहीं कर रहे थे, दूसरी कोई जेल नहीं बनवा रहे। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी नेता को आरोप, और फिर से मैं कह रहा हूं, अच्छा चले, अच्छा एक सेकेंड नहीं थे, एक सेकेंड। अमित शाह के ऊपर कोई अपराधी होने के आरोप नहीं थे, उनको ये कहा गया गलत एनकाउंटर कराया, अंत में उससे वो निर्दोष साबित हुए और आज वो देश के गृहमंत्री की कुर्सी पर है। लेकिन चाहे जिस पार्टी के हुआ, अपराधियों को प्रश्रय देना बंद कीजिए। देश की जनता को ये पसंद नहीं आता है, वो आप लोगों को इस तरह से देखती है। अच्छा, मैं त्रिपाठी जी, आदिल जी आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं। अभी यहाँ चर्चा में भी जिक्र आया था, पूर्व विधायक थे भाजपा के कृष्णानंद राय, उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी और आरोप इन्हीं मुख्तार अंसारी के ऊपर था। उनके पुत्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीयूष राय जी। पीयूष जी आपका स्वागत है। दिन में भी आपसे बात हो रही थी, लेकिन तब एक पहलू छूट गया था, तो मैं उस पर आज इस वक्त चर्चा करना चाहता हूं। 1 से लेकर 13 जितनी हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बीजेपी वालों का बयान नहीं है ऐसा कोई, लेकिन बाकी सबका आ गया है। सब कह रहे हैं कि भाई ये किन हालात में इसकी मौत हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, संदिग्ध मौत है और जहर देकर के इसको मारा गया है। कोई कह रहा है कि खास मजहब के लोगों को यूपी में मारा जाता है। आप इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि मजहब उन्हीं लोगों को दिखेगा
किसी भी अपराधी के बीच में जो उन मजहबों की राजनीति करते हो। और मेरा ये मानना है कि आज जो भी फैसला आया है, परिवार के लोगों ने शायद न्यायिक जांच की मांग की, वो दे दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपके बीच में हो सकता है कुछ ही पलों में या देर रात तक आ जाएगी, उससे भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आखिर हम जिस न्याय प्रणाली को लेके एक विश्वास जगाते हैं, वो विश्वास तो अपने नजरिए से कभी पक्ष और कभी विपक्ष में तो रख नहीं सकते हैं। वो न्याय प्रणाली जो सबके लिए एक बराबर है। आज अपने मन का काम हुआ तो बहुत अच्छी न्याय प्रणाली है, आज अपने मन का काम नहीं हुआ तो बहुत खराब न्याय प्रणाली है। तो इस तरीके से और इस व्यवहार से देश तो चलता नहीं है। और मेरा तो मानना है कि जो डॉक्टरों के पैनल ने बताया कि ये हार्ट अटैक से मृत्यु है, ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि ये ईश्वर का और रमजान के महीने में जो पावन पार्क महीना है उसमें ये फैसला अगर किसी ने दिया है और भगवान ने दिया है, तो कहीं ना कहीं ये एक स्पष्ट भगवान का भी संकेत है कि अपराधियों में मजहब न ढूंढे। कृपया अपने अपने दलों को जिताने के लिए, चुनावी शगुफा छोड़ने के लिए कृपया वोट बैंक की राजनीति न करें। हाँ, मुद्दों पे बात करें, मुद्दों की चीजों को लेके बात करें। अपराधी का कोई जात और धर्म नहीं होता है। एक सवाल और उठ गया अभी। सवाल ये था कि मुख्तार अंसारी की मौत पर कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, ये मानवता के खिलाफ है। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि जश्न मनाना मानवता के खिलाफ है, तो ये उनके नजरिए जरूर हो सकते हैं, लेकिन मानवता उस समय बहुत ज्यादा शर्मसार हो गई थी जब मेरे पिताजी पे 400 गोलियां चलने के बाद जिन लोगों ने गोलियां चलाई वो आके उसी AK-47 से हर मरने वाले व्यक्ति के सर पे 5-5 गोली मारी। उस समय ये मानवता के लोग कहाँ थे? और क्यों ना हम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी मनाएं। मुझे खुशी है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि मुख्तार के मरने से मुझे खुशी है, मैं मनाऊंगा। जिसको दिक्कत है, जिसको तकलीफ है, वो अपने घर पे तकलीफ जताए, वो अपने भगवान के सामने जाके तकलीफ जताए। मैं अपने भगवान के सामने जाके दिया जलाया, मैं अपनी माता जी के साथ जाके काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया, मेरी मुराद पूरी हुई, मुझे खुशी है। मैं जैसे कल मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में था, वहां लोगों ने पूरा दीपावली का पर्व मनाया, वहां के लोगों के लिए एक आतताई का अंत है। पूरे गाजीपुर में जैसे लग रहा था कि नया दिवाली है, फागुन महीने में दिवाली मनाई जा रही है। तो आखिर इस अभिव्यक्ति की आजादी केवल एक विशेष समुदाय के लिए ही है। हम क्या इस चीज को नहीं कह सकते कि हाँ मुझे खुशी हुई है कि एक आतंकवादी, एक आतताई जो कि मेरे पिताजी के केस में एक बार बरी हुआ और MP MLA कोर्ट ने उसको उसी केस में 7 साल की सजा दी, उसके भाई को 4 साल की सजा दी, तो क्या मैं उसके उस समय खुशी नहीं मनाऊंगा? क्यों नहीं मनाऊंगा? दुख मनाने का हक सबको, खुशी होती है मेरे दुख पे और मेरे खुशी पे सबको इल्म होने लगी। ये कौन सी? ठीक है, आपका अधिकार है, बिल्कुल। मैं धन्यवाद करूंगा, बहुत शुक्रिया। आज वक्त मुकाबला में हमारे पास इतना ही था। पीयूष राय जी, आपका खासकर शुक्रिया। सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ थे, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आदिर हसन जी।